ये उगते हुए सूरज का खूबसूरत नजारा, ये गंगा की शांत धारा, और इस शांत धारा पे तैरती नाव में मैं। धरा पर जब से ये बह रही ऐसी प्रेरणादायक सुबह में मैं आ पहुंचा हूं गढ़ मुक्तेश्वर, जहां माना जाता है शिवजी के गढ़ों को मुक्ति मिली थी। और ये शहर पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर का भी हिस्सा रहा है। यही कह रही है। ओ माझी रे अपना किनारा, गंगा किनारा है। गंगोत्री से निकलकर ऋषिकेश और हरिद्वार की पहाड़ियों से होती हुई अब गंगा मुझे ले आई है गढ़ मुक्तेश्वर, जो कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतिहास और पौराणिक कथाओं में गढ़ मुक्तेश्वर की अपनी एक खास जगह है। ऐसा कहते हैं कि पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर का गढ़ मुक्तेश्वर कभी हिस्सा था। हरिद्वार और वाराणसी की तरह यहाँ गंगा में स्नान करने पर आपके पाप धुल जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। मैं तो बस ऐसा कहता हूँ कि जिस तरह से गंगा बिना किसी भेदभाव के लाखों करोड़ों लोगों के सुख और दुख में शामिल होती है, आप अगर किसी के सुख और दुख में शामिल हो जाएं, धर्म और मजहब से ज़्यादा इंसान की कद्र करें, किसी के चेहरे पर अगर आप मुस्कुराहट ले आएं, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके पाप वहीं धुल जाएंगे। इस एपिसोड में बातचीत होगी घाट पर तरह तरह के लोगों से। हम पानी नहीं मानते, अमृत मानते हैं। और उठाऊंगा मजा कुल्हड़ की चाय का। होंगे दर्शन प्राचीन गंगा मंदिर और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के। देखूंगा गढ़ मुक्तेश्वर की चटाई और मूढ़े की कारीगरी। सीखूंगा गन्ने के रस से कैसे बनाया जाता है गुड़। मिलूंगा गंगा के जीव जंतुओं की रक्षा करने वाले गंगा प्रहरियों से। जाऊंगा एंडेंजर्ड डॉल्फिन्स की साइटिंग पर क्या मुझे डॉल्फिन्स दिखेंगी? उत्तराखंड में बसे हरिद्वार के बाद मेरा अगला पड़ाव है गढ़ मुक्तेश्वर, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार से गढ़ मुक्तेश्वर की दूरी है लगभग 175 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 175 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। सिर्फ नाव चला रहे हैं? कब से चला रहे हैं? 25 साल से नाव चला रहा हूँ। 25 साल से नाव चला रहे हैं? जी। अच्छा ये बताओ कि ये गंगा आपके लिए क्या मायने रखती है? हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें यहाँ गंगा किनारे जन्म मिला। अन्य कुछ लोगों को तो इसके दर्शन भी ना होते। बात तो सही है आपकी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इतना यहाँ पे कोई पॉलीथीन है। हाँ, ज़्यादातर बहुत कुछ अंकुश लगाते हैं हम बोट वाले भी, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं मानते, एक डाल देते हैं, तकलीफ मना करते पे। मैंने देखा अभी आप पानी को पी रहे थे। जी। आप भी पानी पी जाते हैं? पी जाते हैं, अभी आपके सामने पी के दिखाते हैं। ये लीजिए। हम पानी नहीं मानते, अमृत मानते हैं। क्या बात है। और इसी अमृत को लोग दूषित करके चले जाते हैं। अच्छा ये सामने जो टापू है, जी, तो वहाँ चल सकते हैं अपन? नमस्कार। नमस्कार। और आप कितने सालों से यहाँ बैठे हैं गंगा के किनारे? करीब सन 70 से पहले से। तो तकरीबन 50 साल होने वाले हैं। हाँ जी।
अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे कि यहाँ ज़्यादा लोग स्वार्थ के लिए आते हैं या श्रद्धा के लिए आते हैं? श्रद्धा बहुत है, पहले ऐसा बढ़ती जा रही है श्रद्धा। अगर श्रद्धा बढ़ती जा रही है तो कचरा कैसे बढ़ता जा रहा है गंगा में? कचरा बहुत कम है, पहले ज़्यादा था। हमने पहले देखा ज़्यादा था, था। हमारे याद में बहुत ज़्यादा गंदगी थी गंगा जी। अब बहुत ज़्यादा सफाई है, एक सफाई मशीन भी है यहाँ पर हाँ। जो कूड़ा कचरा पकड़ती है। अब सरकारी कर्मचारी भी हैं, प्राइवेट भी बहुत हैं। वेरी गुड। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग आते हैं वो किस प्रांत से आते हैं? हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात सभी आते हैं। ये मुक्ति धाम है। इस किनारे अथाह शांति, तो उस किनारे बेशुमार चहल पहल। हर तरफ जिंदगी भागती दिखती है और इसी भागदौड़ के जीवन में मैं एक पल रुककर कुल्हड़ की चाय का आनंद उठाना चाहता हूँ। कुल्हड़, नमस्ते। चाय पीजिए आप यहाँ। बिल्कुल, चाय पीने के लिए आया हूँ। ये कुल्हड़ देख के तो वैसे ही मैं फिसल जाता हूँ। आप जानते हैं कुल्हड़ में चाय पीने के फायदे क्या क्या हैं? स्वाद होता है, टेस्ट देखो और क्या होता है? अच्छी लगती है अपने पीने के लिए। और क्या होता है? कचरा कम होता है। तो प्लास्टिक में पीते हैं, मैं लोगों हाँ को ये जी। बोलता हूँ कि कुल्हड़ में चाय पियो, कुल्हड़ में चाय पियो। स्वाद बढ़ता है ना इस चाय हाँ कुल्हड़ जी। पीने से। ये कुल्हड़ में मिलते ही नहीं है हमारे को बड़े बड़े शहरों में। तो यहीं रहती हैं आप गढ़मुक्तेश्वर में? हाँ जी। यहीं पली बड़ी हैं? हाँ जी। स्कूल वूल तो हो गया खत्म आपका? हाँ जी, बीए फाइनल कर रखा है। जी। सर नमस्कार। नमस्ते। सर मैं आपको ब्रज घाट से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने आज आपको सुबह देखा, आप वहाँ से जा रहे थे, तो मैं आपको फॉलो करते करते यहाँ आया कि राजीव जी जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये लाने की जरूरत नहीं थी यार। बहुत बड़ा आपका फैन हूँ। थैंक यू। क्योंकि मुझे इतना मालूम है खाने से पहले कि इस प्रसाद से ज़्यादा मीठे आप। इतना बड़ा ये आप फैन? नहीं, आप यार थोड़ा सा खाओ ना यार। थोड़ा सा आप टेस्ट करके देखो। और अगर आप मेरे फैन हो तो टाइम से ये लो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। पेड़ा तो बड़ा अच्छा है। ये मशहूर है क्या गढ़मुक्तेश्वर पेड़े के लिए? हाँ जी। चाय। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बहुत ही गंदी चाय आपने। क्या? थैंक यू, बहुत ही चाय आपने। थैंक यू। ये मेरा एक्सरसाइज का रूटीन नहीं है। ये तो मैं एक तीर से दो निशाने मार रहा हूँ। हेल्थ की हेल्थ और वेल्थ की वेल्थ। यही तो है हमारी वेल्थ, हमारे देश की धरोहर। जैसे मेरे सामने जो ये गढ़मुक्तेश्वर का 800 साल पुराना मंदिर है, गंगा मंदिर, यही सब तो है हमारी धरोहर। गढ़मुक्तेश्वर के प्राचीन गंगा मंदिर की स्थापना उस स्थान पर की गई थी जहां 1947 में गंगा अपना स्थान छोड़कर पीछे चली गई थी। जैसे हर प्राचीन मंदिर के साथ कुछ रोचक कहानियां जुड़ी होती हैं, गंगा मंदिर के साथ भी जुड़ी हैं कुछ नमस्कार। कहानियां। नमस्कार जी। प्राचीन श्री गंगा मंदिर। इस मंदिर की एक और खास बात है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति भी पाई जाती है, जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही कम मंदिरों में दिखाई देती हैं। अच्छा पंडित जी, हर मंदिर के पीछे एक कहानी होती है। जी, गंगा मंदिर के पीछे की कहानी क्या है? जहाँ तक मेरा मानना है कि माँ गंगा जब यहाँ से अवतरित होकर के निकली तो उनके इस स्थान में माँ गंगा का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और माँ गंगा की स्थापना हुई। और हमारे गढ़मुक्तेश्वर के अंदर दो मंदिर प्राचीन हैं, एक तो मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर और दूसरा ये गंगा मंदिर। तो गंगा मंदिर 1947 तक इस मंदिर से निकट ही लग करके ही चला करती थी। 1947 में जब हिंदू मुस्लिम राइट हुआ तो माँ गंगा अपने स्थान को लगभग 6 किलोमीटर दूर छोड़ दी। और ये प्राकृतिक था? प्राकृतिक था। अब लोगों की कोशिश या सरकार की कोशिश के पश्चात लगभग 3 किलोमीटर और नज़दीक आ चुकी हैं। और बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों को ध्वंस हो गया था तो उनके लिए उन्होंने दीपदान भी किया था, जिसके नाम से हर वर्ष यहाँ पर कार्तिकी मेला के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मेला लगता है जी 15 दिन के और लिए। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब 1947 में जब राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम के, जी तो गंगा माँ रूट कर 6 किलोमीटर पीछे चली गई। हाँ जी, तो गंगा की नज़रों में ना तो कोई भेदभाव है, ना ही कोई कोई नहीं नहीं। उसके लिए वो तो ये सबको उतारती है, सबको पवित्र करती है। सबको पवित्र करती है। और ये तो हम लोगों के दिमाग में, हम इंसानों ने बना बिल्कुल दिया। बिल्कुल। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मंदिर मुक्तेश्वर महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध है।
और इस मंदिर में एक प्राकृतिक शिवलिंग भी दिखाई देता है। यहां पर एक प्राचीन पीपल का पेड़ है जहां माना जाता है कि भगवान परशुराम ने हवन किया था। आज के मॉडर्न जमाने में हाथ से बनी चीजें अब बहुत ही कम दिखती हैं। यही वजह है कि जो कारीगर अपने हाथ से चीजें बनाते हैं उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। यहां गंगा किनारे कारीगर हाथ से चटाई बना रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या बना रहे हैं? ये चटाई बना रहे हैं जी। ये चटाई किस काम में आती है? ये चटाई काम में आती है। ये छान झोंपड़ी। तो कितना टाइम लगता है आपको एक चटाई बनाने में? एक चटाई बनाने में 1 घंटा लगता है जी। और 1 घंटे में इस चटाई की कीमत कितनी मिलती है? 1 घंटे में एक चटाई की कीमत होती है जी 20 रुपये। बस 20 रुपये? बस। और दिन में कितनी चटाई बना लेते हैं? दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सुबह से शाम तक अगर बैठा आदमी तो 10 चटाई, यानी कि 200 रुपये का काम एक आदमी कर देता। अरे बाप। और ये पूरे एक परिवार वाले हैं आप सब लोग या अलग अलग? नहीं, एक ही परिवार है। अम्मा, ऐसे अपने आप को इतना फिट कैसे रखते हो? एकदम तंदुरुस्त लगते हो आप। पर ये मुझे बड़ा आश्चर्य है कि दिन में एक इंसान 200 रुपये का काम करता है, सुबह से शाम तक लगा रहता है उसके बावजूद। हाँ, हष्ट-पुष्ट इस वजह से रहते हैं बाबूजी, इसमें हर काम यानी कि कसरत चलती रहती है। अच्छा, तो बनने के बाद में ऐसी बन जाती है? जी हाँ, ऐसी बन जाती है। और इसके भी अलग अलग साइज होते होंगे? हाँ, अलग अलग साइज होते हैं। ये सबसे छोटा साइज है, एक इससे बड़ा साइज है। तो ये आपने कहा कि ये 20 रुपये में जाता है? हाँ, ये 20 रुपये में जाता है। चलिए, मैं ले जाता 4-5 अपने घर के लिए, लेकिन यहाँ से मुझे ले जाने में बड़ी तकलीफ होगी। पर चलिए, खुश रहिए, तरक्की करते रहे। अच्छा अम्मा, जा रहा हूँ। गढ़मुक्तेश्वर में लोगों से सुनकर कि गंगा में प्रदूषण कम हुआ है और घाट साफ दिखने लगे हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर खुद ही देखूं कि सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं। आशीष जी, मैं एक बात की तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की और हर इंसान ने बोला कि कुछ बदलाव देखने को मिला है जब से नमामि गंगे का प्रोजेक्ट, मेरे ख्याल 3-4 साल हुए यहाँ पे। हाँ, 3-4 साल। 3-4 साल हुए। 3 साल हो चुके। पर इतना बड़ा एरिया, इसको मैनेज करना मुश्किल होता होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टोटल फोकस ही, जैसा कि आपको पता है, केवल गंगा के लिए ही फोकस मोस्टली वो कर रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं 3 साल में क्या आप लोगों का योगदान रहा है, क्या किया है आप लोगों ने, क्या बताना चाहेंगे? काम भी आप देख रहे हैं, ये सारा घाट जो है पिछले 3 साल में यहाँ से लेके करीब 350 मीटर तक का ये घाट है। ये तो सारा ये घाट का सारा पहले नहीं था? पहले नहीं था। उसके अलावा शौचालय बनाए हुए हैं। आगे आपका इससे में आगे जाएंगे तो यहाँ पे अस्थि विसर्जन का बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी। उसके लिए स्पेशल आगे एक स्पॉट बना दिया गया है जहाँ पे केवल अस्थि विसर्जन होगा। और सबसे पहला उद्देश्य ये है कि कोई भी बड़ी गंदगी जैसे नालों की आती है, शहर के नालों की आती है, उनको रोकना है। और उनके रोकने के लिए सब जगह ग्रामीण क्षेत्रों के जो कूड़ा करकट या गंदगी नालों की आ रही है उसको एक तरफ मूवमेंट करके एसटीपी तक ले जा रहे हैं और उसके बाद उसे क्लीन करके पानी को तब जाकर गंगा में छोड़ने की परमिशन दी जाएगी। मैं सोचता हूँ कभी कभी ये स्वच्छ भारत अभियान जो है ये कितना पॉजिटिव किस्म का अभियान है। कुछ लोगों को कहना चाहेंगे आप कि लोग, हम आम श्रद्धालु जो आते हैं, मैं देखता हूँ श्रद्धा तो बहुत होती है लेकिन शायद जागरूकता बहुत कम होती है। लोग आते हैं अपने घर से सामग्री हुई या टूटी फूटी खंडित मूर्तियाँ जो होती हैं उनको भी अगर यहाँ गंगा जी में प्रवाहित करने से बेटर है कि आप अपने खेतों में उन्हें दबा दिया जाए, क्योंकि यहाँ कलरफुल आती हैं, केमिकल से बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं, उनसे भी बहुत नुकसान होता है। जलीय जीव जंतु हैं, कुछ खाते हैं उल्टी सीधे चीज़ें, उनकी भी मृत्यु होती है। केमिकल्स का इतना बड़ा रिएक्शन होता है। अभी कुछ दिनों पहले इधर नरौरा में भी काफ़ी मछलियाँ पाई गई थी मृत। नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। नरोरा में नमामि गंगे टीम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII के साथ हाथ मिलाकर गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स और टर्टल्स को बचाने का काम कर रही है। और मुझे
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सेंटर आने का निमंत्रण भेजा गया। और आगे आजमाऊंगा हाथ मूढ़े बनाने की कारीगरी में। देखूंगा कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है गन्ने से गुड़। मिलूंगा गंगा के रक्षक गंगा प्रहरियों से और जाऊंगा देखने एंडेंजर्ड डॉल्फिन्स। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। नमामि गंगे, हम स्वच्छ करेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। गंगा जहां से भी बहती हैं, वहां लोगों को व्यवसाय भी प्रदान करती हैं। आज गढ़मुक्तेश्वर अपने मूढ़े बनाने की कारीगरी के लिए भी मशहूर है और यहां से बने हुए ये मूढ़े देश विदेश भेजे जाते हैं। जिस तरह से आप लोगों के हाथ चल रहे हैं जी, उसे देखकर मैं कह सकता हूं कि कई सालों से आप ये बना रहे हैं। कितने साल हो गए? करीब 30 साल हो गए। कितने? 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से मूढ़े बना रहे हैं? जी हाँ। क्या बदलाव आया? बदलाव ये आता था, सामग्री में बदलाव आया है और एक्सपोर्ट में भी बदलाव आया है। डिमांड बढ़ी है? डिमांड बढ़ी है हमारी। वेरी गुड। ये एक दिन में एक मूढ़ा बन जाता है? ये वाले 4 पीस बन जाते हैं एक दिन में। तो आप सिर्फ ये ऊपर जो रस्सी का काम है वो करते हैं? ये भी ये सारा काम करते हैं हम। तो ऐसे 4 मूढ़े दिन में बन जाते हैं? जी हाँ। तो जो ये माल है, ये लकड़ी है, जो ये घास है, ये सब कहाँ से लाते हैं? ये नदी नाले पे, खेतों पे ये झुंड खड़े होते हैं, वहाँ से काट के लाते हैं, जब हम इनसे अलग अलग करते हैं। तो ये जितना मुश्किल देखने में लग रहा है, क्या ये उतना मुश्किल है? मुश्किल है जी। मुश्किल है? हाँ जी। तो एक रस्सी मैं जरा देखूं कैसे डालते हैं? बिल्कुल डाल के देखो। नहीं गलत हो, गलत। ये नीचे एक ऊपर। ये तो इतना समझ में आया मेरे को। कहते हैं जिसका काम उसको साझे, ये मुझे लगता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। पर बड़ा ही खूबसूरत है और देखने में ऐसा लग रहा है वाकई कारीगरी है। वो भी कारीगरी है जी। बात वो देखते भी नहीं है कहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीधा घुसा देते हैं। बिल्कुल, नहीं तो हाथ में लग जाएगी ये सुतारी। पर लोगों को आप जानते हैं कि लोगों को आराम देते हैं आप। बिल्कुल, ये आराम ही तो है ना। ये आराम इंसान आराम ही करता है। बिल्कुल आराम करते हैं। आपकी जिंदगी में भी आराम हो, ऐसी मनोकामना मैं करता हूँ। मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गढ़मुक्तेश्वर से मैं निकल पड़ा हूं नरोरा के लिए, जो कि लगभग 80 किलोमीटर दूर है। निकला तो नरोरा के लिए था, मगर नरोरा पहुंचने से पहले सफर में एक और मीठा, बहुत ही मीठा एहसास मुझे ठहरने के लिए विवश कर रहा है। चलिए, फिर रोको गाड़ी। और रास्ते में किसी भले इंसान की मोटरसाइकिल में मुझे लिफ्ट भी मिल गई। जानते हैं, अगर मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो मुंबई ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से दूर भी किया है। मेरा बचपन ऐसे ही छोटे शहरों में गुजरा है, लेकिन जब से मुंबई गया हूँ तब से इन खेत खलिहानों से, इन गन्ने के खेतों से, इन सरसों के खेतों से जैसे कि वास्ता ही छूट गया। लेकिन जो मुंबई ने लिया वो गंगा ने वापस दे दिया। पश्चिमी यूपी के ये गन्ने के खेत और इन गन्नों से बना ये गुड़ विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन इस गन्ने से गुड़ बनता कैसे, आज गंगा की बदौलत ये भी मालूम पड़ गया। यह है गुड़ बनाने का बेहद ही सरल तरीका। इस आधुनिकता के दौर में आज भी ऐसी तकनीक वाकई कमाल की है। गुड़ बनता कैसे? ये बनता है, पहले महली उतारी जाती है इसकी जी, गुड़ की। हाँ। फिर कढ़ा में गर्म होता है। हाँ। उसके बाद में दोला गेड़ा जाता है इसमें। दोला? हाँ, दोला। फिर महल उतर जाता है पल्ले में को। हाँ। उसके बाद में हेडरू लगता है इसमें।
क्या लगता है? हेडरू मसाला। अच्छा, फिर घुटाई मचती है। अच्छा, और वहाँ से उसके बाद हमारे सीधा पेट में जाता है। हाँ, पेट में जाता है। तो जरा चख भी लें आपकी मेहनत का फल। हाँ, वाह वाह वाह, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक। तो और लो। हाँ। ये बताइए कि एक दिन में कितना बना लेते हो? ये बन जाता है 12 कुंटल। 12 क्विंटल एक दिन में? जी। खुश हो? लेकिन खुश है। कितने सालों से बना रहे हो? बहुत सालों से बना रहे हैं। तभी आपका स्वभाव इतना मीठा है। चलिए मैं भी कोशिश करता हूँ। गुड़ बनाने की मुश्किल ये है कि पहले बनाऊं या चखूं। चलो चख ही लेता हूं। आखिर मैं पहुंच गया नरोरा, जहां नमामि गंगे ने WII के साथ मिलकर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रेजुविनेशन के अभियान की शुरुआत की है। और वहां मेरा इंतजार कर रही थी WII की टीम गांव के युवा के साथ। नमस्ते हेमलता जी। नमस्ते। तो मैंने सुना है कि नमामि गंगे ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हायर किया है गंगा को साफ करने में। जी, जो नमामि गंगे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके अंदर एक छोटा कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन का। के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो ये है कि इकोलॉजिकल क्या एस्पेक्ट है और दूसरा है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और ट्रेनिंग का। तो इसका ये है कि गंगा में जो भी बायोडाइवर्सिटी है, इसके अंदर जो भी जलीय जीव रहते हैं और इसके आसपास की जो वनस्पति है जो कि उन जलीय जीवों का हैबिटाट है, उन दोनों को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आपने कहा कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसका मतलब कि लोगों में जागरूकता पैदा कैसे करें। हाँ, और उसके लिए आपका सहयोग देने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए ये खूबसूरत लोग हमारे साथ में हैं। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी हैं मेरे सामने। जी। ये सब आपके प्रहरी हैं, मैं सुना था। ये हमारे गंगा प्रहरी हैं। तो मैं इन प्रहरियों में से किन्हें बुलाऊं आगे, किन से बात करूंगा मैं? आप आएंगे? आप ये बताओ आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा। और आपका? मेरा नाम गोपाल है। गोपाल। आप दोनों प्रहरी हैं? हाँ। प्रहरी का मतलब क्या होता है? प्रहरी का मतलब गंगा जी पे जो जलीय जीव हैं उनको देखभाल करना और जैसे गंगा जी की साफ सफाई करना, मतलब नजर रखना। हाँ, है ना, नजर रखना और ख्याल रखना, ये प्रहरी का काम होता है ना। जैसे कि सीमा के प्रहरी होते हैं हमारे यहाँ फौजी, वैसे आप गंगा के प्रहरी हैं, मतलब जो गंगा को बचाएंगे। तो आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या आप अपना योगदान दे सकते हैं? जैसे कि गंगा जी में जैसे गंदगी करते हैं तो उन्हें हम समझाते हैं। समझाते हो? हाँ। तो सुनते हैं? सुनते हैं। वेरी गुड। तो जो गांव वाले लोग हैं वो ये नहीं बोलते हैं कि भैया क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना तुम लोग, हमें तो पता है, हम तो कितने सालों से गंगा को देख रहे हैं। कहते हैं सर। कहते हैं? तो अगर आपको खबर मिले, आपको खबर मिले आपको कि राजीव आया है आपके गांव में, यानी कि मैं आया हूँ और एक कछुआ लेके जा रहा हूँ चुपचाप से, क्या करेंगे आप? हम उन्हें वन विभाग को फोन करेंगे, उन लोगों को बुला के नहीं है वहाँ पे लेके आएंगे, वो गंगा जी में छोड़ देंगे। अच्छा, वेरी गुड। पकड़वा देते हैं उनको वन विभाग। ये होता है प्रहरी का काम। और इन कछुओं को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से? सबसे ज़्यादा खतरा इंसानों से ही है, क्योंकि ये जो टर्टल्स होते हैं वो सैंड बैंक पे अंडे देते हैं। तो जैसा कि आप आते हुए भी देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो खेतियाँ हो रही है आजकल वो खेतों गंगा के किनारे पे ही हो रही है ज़्यादातर खेत, और सैंड माइनिंग का खतरा भी है ज़्यादातर जगह पे। तो ये वहाँ पे अंडे नहीं दे पा रहे, जिस वजह से उनका पॉपुलेशन थोड़ा नीचे होता जा रहा है। और प्लस आपको पता है ट्रेड्स भी होता है इनका, मेडिसिन के लिए, अलग अलग पेट के लिए, तो इसलिए इनकी जनसंख्या पे बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। बातचीत के बाद ये टीम मुझे ले गई द ब्यूटीफुल बट एंडेंजर्ड गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स की साइटिंग के लिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये सच है इस बात में कि कुछ सालों पहले तक काफ़ी डॉल्फिन्स थी और अब धीरे धीरे कम होती जा रही है उनकी जो डॉल्फिन का बिल्कुल धीरे धीरे संख्या कम हो रही है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है। समय के साथ कई बैराज बन गए जिन्होंने गंगा को एक हैबिटेट के तौर पे दो भागों में बांट दिया, जिसने डॉल्फिन के मूवमेंट को पूरे तौर पे निषिद्ध कर दिया एक भाग से दूसरे। जैसे कि नरोरा से नीचे और नरोरा से ऊपर डॉल्फिन का आना जाना संभव नहीं रहा। इसी तरह बिजनौर बैराज के बनने से बिजनौर के ऊपर डॉल्फिन संभवतः समाप्त हो गई। इसी तरह कानपुर बैराज
तो इन सब बैराज के बनने से हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ और डॉल्फिन पॉपुलेशंस बीच बीच में कन्फाइंड होकर रह गई, फंस के रह गई। और दूसरा कारण इंटेंसिव फिशिंग भी है डॉल्फिन के कम होने का। क्योंकि डॉल्फिन जो है एक कार्निवोरस स्पीसीज है और मछली पे ही डिपेंड करती है, और जहाँ मछली होगी वहीं डॉल्फिन होगी और उसके साथ साथ मछुआरे भी वहीं होंगे। तो एक डायरेक्ट कंपटीशन की वजह से डॉल्फिन को काफ़ी मॉर्टेलिटीज़ हुई हैं। जैसे कि जाल में संभवतः फंस जाती है डॉल्फिन तो मछुआरे उसको मार देते हैं कई बार, उसको अपने जाल को काटने की बजाय। अच्छा, ये पोल्यूशन जो है नदी के अंदर, जी, क्या वो भी कारण है? जी बिल्कुल। देखिए, डॉल्फिन के लिए हमेशा ये देखा जाता है कि डॉल्फिन एक साफ़ पानी का इंडिकेटर है। जहाँ साफ़ पानी होगा डॉल्फिन सिर्फ वहीं दिखेगी। गंगा के साथ सफ़र करते करते मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि गंगा सिर्फ हम इंसानों को जीवन नहीं देती, बल्कि कई जीव जंतुओं को भी जीवन देती है जो यहीं इसकी कोख में पलते हैं, जैसे डॉल्फिन्स, फिश, कछुए, घड़ियाल, माइग्रेटरी बर्ड्स और भी कई जीव जंतु। हम अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी अज्ञानता की वजह से ना सिर्फ अपनी गंगा को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि कई ऐसे जीव जंतुओं के जीवन को भी नष्ट करते जा रहे हैं जिनका घर ये गंगा है। हमारी ज़रा सी जागरूकता, ज़रा सी समझदारी, ज़रा सा योगदान, जैसे कि गंगा में प्लास्टिक ना फेंकें, गंगा में पूजा सामग्री ना डालें, गंगा के अंदर अपने कपड़े इत्यादि ना डालें, इससे ना सिर्फ हम अपनी गंगा को अपने लिए बचा सकते हैं, बल्कि उन हज़ारों जीव जंतुओं को भी राहत दे सकते हैं जिनके पास अपना दर्द बयां करने के लिए ज़बान तक नहीं। बस यूँ ही ये ख्याल मन में आया तो मैंने आपके साथ में बांट लिया। अब इस पर अमल करना या ना करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं फ़िलहाल आपसे लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर। रग रग में गंगा को आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है और इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। So don't miss the next episode. Keep watching रग रग में गंगा।